Dear dear student, again most welcome all of you in Med Mind Based Academy channel. So everyone, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के टॉप 30 एमसीक्यू को। सो यहाँ पर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वह जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 2025 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 22 अप्रैल को, उसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग जो है टुडे क्या करेंगे, बायोलॉजी के टॉप बायोलॉजी के टॉप 30 एमसीक्यू को और जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड किसकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है हम लोग 60 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन टेस्टेड, सेकंड वाज डिफरेंट, थर्ड यूरेथ्रा एंड लास्ट ऑप्शन सर्विक्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला, सर्विक्स जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो हमने यहाँ पे चारों ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन जो है रीड आउट करके बताया, बट अब से सेकंड क्वेश्चन से हम आपको राइट आंसर डायरेक्टली बता दिया करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो और इसी में हमको सब जो है कवर करना है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्विक्स जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, बाकी सभी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगला प्रश्न है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन का जो साइट होता है वह फैलोपियन ट्यूब होता है। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन ऐसा जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, टेस्टोस्टेरॉन। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं वह स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो है पोषण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर का सी वाला, सेमनीफेरस टेब्यूल में। अगला प्रश्न है, कार्पस लुटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जो कार्पस लुटियम होता है वह किससे बनता है। तो कार्पस लुटियम जो होता है वह जो है ग्राफियन फॉलिकल से बनता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन। तो कौन सी सेल्स टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करती है या फिर करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, लीडिंग सेल्स जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। किसी भी सीरीज का क्या हो रहा है, जो निर्माण होता है उसमें जेनेसिस वर्ड लगा होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला प्रश्न यहाँ पे, फिम्बरी आर फाउंड इन। फिम्बरी कहाँ पर पाया जाता है। तो फिम्बरी जो होता है, और अगर आपने क्या देखा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर देखा होगा तो कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से जो है ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो ऐसे गुच्छे लाइक और स्ट्रक्चर होता है, यही क्या होता है, फिम्बरी होता है, दोनों साइड में रहता है। बाकी ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। सो जो फिम्बरी होता है वह जो है फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, व्हिच लेयर ऑफ द यूट्रस इज स्लाउड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो यूट्रस है, गर्भाशय, उसकी कौन सी लेयर जो है स्लाउड मतलब कि रप्चर हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइन्थ का यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, एंडोमेट्रियम। अगला प्रश्न है, एलएच सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका झड़ना जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह जो है ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एलएच क्या होता है, सर्ज होता है, झड़ता है। अगला प्रश्न है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड बाय द हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस किस हार्मोन के द्वारा इनिशिएट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, जोना प्लेसिडा इज। तो जोना प्लेसिडा क्या है। तो जोना प्लेसिडा जो हुआ वो साइड का आउटर कवरिंग होता है। मान लीजिए वो साइड है, इसमें कुछ ऐसे पोलर बॉडीज है, तो इसमें जो आउटर कवरिंग होता है, बाहरी लेयर है, क्या होता है, जोना प्लेसिडा। अगला प्रश्न है, व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन। तो किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। सो प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन। जो अगर पूछा जाए कि सगर्भता बनाए रखने के लिए या फिर प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो सेकेंडरी oocyte में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं 23 होता है।
अगला प्रश्न है व्हिच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन एंजाइम फॉर ओवम पेनिट्रेशन। ओवम के पेनिट्रेशन के लिए तो ओवम के पेनिट्रेशन के लिए स्पर्म का कौन सा पार्ट एंजाइम को कंटेन किए रहता है। सो हमने कल आपको बताया था कि जो हेड वाला पोर्शन है इसे मैक्रोसेम होता है जो कि एंजाइम कंटेन किए रहता है। तो यही क्या करता है जो है जो ओवम है उसके जो है जोना पेलासिडा कोरोनो रेडिएटा और जो लेयर है उनको रप्चर करता है। सो यहाँ पे स्पर्म का जो पूछा कि कौन सा पार्ट एंजाइम को कंटेन किए रहता है ओवम को पेनिट्रेशन करने के लिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला एक्रोसोम वाला पार्ट। अगर पूछा जाए स्पर्म में क्या पाया जाता है तो स्पर्म में जो कैल्शियम पाया जाता है और फ्रक्टोज। जो स्पर्म होता है उसमें कैल्शियम, फ्रक्टोज और हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है। हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम और कैल्शियम आयन और फ्रक्टोज स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच हार्मोन काज कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कौन सा हार्मोन इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही क्या करता है, पीड़ा उत्पन्न करने के लिए, परसों गए डिलीवरी के टाइम पीड़ा को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी बनाए रखता है। प्रोलैक्टिन से जो है मिल्क का सिक्रीशन होता है ड्यूरिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मिल्क के सिक्रीशन के लिए जो है प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है कैपासिटेशन ऑफ स्पर्म अकरिंग। तो स्पर्म का कैपासिटेशन कहाँ होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, मादा जनन तंत्र होता है, उसी में जो है कैपेसिटेशन जो स्पर्म का कैपेसिटेशन अगर बोले हिंदी में तो सामर्थ्य धारिता की प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मादा जनन चक्र होता है, मतलब जनन चक्र नहीं मतलब कि जो मध्य चक्र होता है या फिर बोला जाए कि रजोधर्म चक्र होता है तो वह किसके द्वारा रेगुलेट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो कौन पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। सो 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जोनो प्लेसिडा। अगला प्रश्न है द हार्मोन दैट मेंटेन कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग ईयरली प्रेगनेंसी। ईयरली प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस लूटियम को कौन व्यवस्थित करता है, मेंटेन करता है, कौन सा हार्मोन ये बताना है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला एससीजी। एससीजी का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक, आप लोग जान जाइएगा इतना, गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यहाँ पे डैश डैश कर दे रहे हैं। देन उसके बाद आता है यहाँ पे इम्प्लांटेशन अकर्सिन। जो अगर बोला जाए हिंदी में तो इसे रोपड़ कहा जाता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। तो इम्प्लांटेशन जो होता है वह यूट्रस में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यूट्रस गर्भाशय में। अगला प्रश्न है द प्लेसेंटा इज फाउंड बाय। जो प्लेसेंटा होता है अपरा, अपरा क्या करता है, विकसित हो रहे ब्रूड एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन और जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करता है। यही जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बोथ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू के द्वारा जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। अगला प्रश्न है व्हिच फ्लूइड सराउंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कौन सा फ्लूइड सराउंड करता है। तो एम्ब्रियो जो होता है उसको जो है एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड करता है। इसी कारण जो है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है उसके द्वारा क्या करते हैं, सिरिंज के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, उसका चेक करते हैं जो है कि उसमें कोई डिसीज वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, फिर जो डिफिशिट हो उसी को चेक करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसीज। ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है। सो ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है 280 दिन और जो है 9 मंथ का होता है। अगला प्रश्न है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। सो मिल्क इजेक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अगला प्रश्न है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो कि हमने अभी आपको बताया था एससीजी कहाँ से सिक्रेट होता है। सिक्रेटेड बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज सिक्रेटेड बाय, कहाँ से सिक्रेट होता है। तो यह सीजी हार्मोन जो है वह जो है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोले तो अपरा से सिक्रेट होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। निम्न में से कौन एक प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन, डाइजेशन। सो प्लेसेंटा जो होता है उसका फंक्शन डाइजेशन नहीं होता बल्कि हार्मोन सिक्रीट करना ये होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा डाइजेशन। डाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा।
अगला प्रश्न है पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, तो जो परसों होता है, डिलीवरी होता है बच्चे का, वह किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है, तो वह जो है ऑक्सीटोसिन के द्वारा उत्प्रेरित किया जाएगा। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे बेबी का जो है मतलब बर्थ आउट होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच लेयर ऑफ यूट्रस इज मस्कुलर एंड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो यूट्रस का कौन सा लेयर मस्कुलर मांसपेशीय होता है और चाइल्ड बर्थ के दौरान कंट्रैक्शन होता है, मतलब कि उसी में संकुचन की प्रोसेस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम मध्य जनन स्तर है वही। अगला प्रश्न है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, लैक्टेशन इज मेनली कंट्रोल बाय, तो लैक्टेशन जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। जो मदर का मिल्क होता है, क्या होता है, मदर का मिल्क होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो मदर का मिल्क होता है वह जो है कुछ येलो कलर का होता है, गाढ़ा पीले रंग का होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसमें आईजीए एंटीबॉडी होता है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो मदर के जो फर्स्ट मिल्क होता है वह गाढ़ा येलो कलर का होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी होता है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, जो हमने अभी आपको ऐसे बताया रीड आउट करके। 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी वाला प्रोलैक्टिन। एफएसएच का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये सीजी का होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बायोलॉजी की तरह और अनदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो मेडिकल स्पेशलिस्ट वाले चैप्टर से 30 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो है 2 क्वेश्चन आपके जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है हर बार। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसका डायरेक्टली हम आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन, हु इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट और जो है प्रिवेंशन करते हैं और उसे जो है चेकअप करते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह को, तो उन्हें जो है हार्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ए डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट प्रॉब्लम रिलेटेड टू, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वह स्किन से रिलेटेड सभी समस्याओं को देखते हैं। अगला प्रश्न, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन, तो यहाँ पे जो है आगे का वर्ड कुछ भी रहेगा बट पीछे क्या होगा, लोगस वर्ड ही आएगा, लॉजी या लोगस वर्ड आएगा, इसी का सारा खेल है। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। अब हम ये स्टडी किसका कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं तो अलग अलग जो है डॉक्टर्स रहेंगे। यहाँ पे दिया है एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वह आई केयर से रिलेटेड जो है ट्रीटमेंट देते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूरोलॉजिस्ट डील्स विद डिसऑर्डर ऑफ द, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वह ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से जो है संबंधित होते हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, व्हाट डज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ट्रीट, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो होते हैं वह बोन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ए पेडियाट्रिशियन इज ए डॉक्टर, तो पेडियाट्रिशियन जो होते हैं चिल्ड्रन बच्चों के लिए डॉक्टर होते हैं। आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे तो लिखा रहता होगा पेडियाट्रिशियन वार्ड, जेरियाट्रिशियन वार्ड, ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर गायनेकोलॉजी, ऐसे से लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, हु स्पेशलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो कैंसर ट्रीटमेंट में जो है ऑन्कोलॉजिस्ट अप्लाई जो है स्पेशलाइज होते हैं, विशेष रूप से उसी के लिए डॉक्टर होते हैं कैंसर्स के लिए। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वह कैंसर के ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर होते हैं। अगला प्रश्न है, गायनेकोलॉजिस्ट डील विद, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, यहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव के जो है ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जो साइकियाट्रिस्ट, जो साइकियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वह मेंटल हेल्थ इशू को ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं, आपको काउंसलिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं आपका। अगला प्रश्न हो जाएगा, व्हाट इज़ द स्पेशलाइज ऑफ एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का काम होता है हार्मोनल एंड ग्लैंड डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करना, मेडिकेशन देना। अगला प्रश्न है, हुई इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, तो पल्मोनोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर हैं जो कि लंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट देते हैं। अगला प्रश्न है, ए नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलाइज, तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वह किडनी के डॉक्टर होते हैं, और जो अगर पूछा जाए किडनी की इकाई क्या है, तो किडनी की जो इकाई होता है वह जो है नेफ्रॉन होता है। और अगर पूछा जाए न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो न्यूरॉन जो होता है वह नर्वस सिस्टम की इकाई है, नेफ्रॉन किसका है, किडनी का इकाई है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, नेफ्रॉन न्यूरॉन एक ही वर्ड लगभग मिलते हैं।
अगला प्रश्न है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट किसको ट्रीट करते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स को। एन ईएनटी स्पेशलिस्ट ट्रीट टिश्यू इशू रिलेटेड टू। तो ईएनटी मतलब कि ईयर नोज और जो है यहाँ पे टंग से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, किसको ट्रीट करते हैं? तो यह जो है ईयर्स नोज और थ्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डज अ हिमेटोलॉजिस्ट स्टडी। ऐसे डॉक्टर जो कि ऐसे हिमेटोलॉजिस्ट जो कि हिमेटोलॉज मतलब ऐसे पर्सन है, ऐसे डॉक्टर जो कि हिमेटोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ जो ब्लड डिसीज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को ब्लड का स्टडी करते हैं। अगला प्रश्न है यूरोलॉजिस्ट। तो एक यूरोलॉजिस्ट वह व्यक्ति है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट देता है, देखता है, असेसमेंट करता है, काउंसलिंग करता है, टेस्ट करता है। अगला प्रश्न है एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वह जो है एनेस्थीसिया ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गिविंग एनेस्थीसिया ड्यूरिंग ऑपरेशंस। अगला प्रश्न है ए रिमेटोलॉजिस्ट डील विद। रिमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं आर्थराइटिस एंड जॉइंट डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जोड़ों में जो जोड़े होते हैं, हम लोग का जोड़े होते हैं बोन्स, जोड़ों में जो है यूरिक एसिड के जमाव के कारण कौन सा डिसीज होता है? तो यूरिक एसिड के जमाव के कारण जो है गाउट डिसीज होता है। क्या होता है? गाउट। जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण जो है गाउट डिसीज हो जाता है। अगला प्रश्न है एन इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी। जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं वह इम्यून सिस्टम का स्टडी करते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम से ट्रीटमेंट देते हैं, संबंधित होते हैं उसी से। अगला प्रश्न है हु ट्रीट टूथ एंड गम डिसीज। तो गम और टूथ डिसीज को कौन ट्रीट करता है? तो डेंटिस्ट या डेंटिशियन। ऐसे डॉक्टर जो कि टूथ एंड गम डिसीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं या फिर उसे देखते हैं, देखभाल करते हैं, तो उन्हें डेंटिस्ट या डेंटिशियन कहा जाता है। आप आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मतलब यह सब हम क्या पढ़ा रहे हैं। व्हाट डज द पैथोलॉजिस्ट। तो पैथोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर हैं या फिर ऐसे पर्सन है जो कि टिश्यू एंड ब्लड सैंपल्स लेते हैं, आके आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा टाइफाइड की जांच के लिए या फिर यूरिन की जांच के लिए, अलग अलग चीज़ों की जांच के लिए सैंपल लेते हैं। अगला प्रश्न है ए सर्जन इज अ डॉक्टर। सर्जन एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ओटी में इनका मेन वर्क होता है। अगला प्रश्न है एन ओबस्ट्रिशियन डील विद। ओबस्ट्रिशियन जो है किससे संबंधित होते हैं? तो ओबस्ट्रिशियन जो है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से संबंधित होते हैं, उसी के साथ कार्य करते हैं, डील करते हैं। अगला प्रश्न है रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन। तो रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वह एक्सरे एंड इमेजिंग से रिलेटेड सारी जो है प्रोसीजर्स को जो है परफॉर्म करते हैं। अगला प्रश्न है एन आइडियोलॉजिस्ट। तो आइडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वह टेस्ट करते हैं हेयरिंग एबिलिटी को, कि आपने अपना हेयरिंग की जो एबिलिटी है उसको लॉस कर दिया है कि अभी आपका हेयरिंग एबिलिटी सही है। अगला प्रश्न हुई जो जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? ट्रीट कॉमन इलनेस एंड रिफर्स टू स्पेशलिस्ट। तो जनरल प्रैक्टिशनर ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि कॉमन इलनेस हो गया, कोल्ड कफ, इन सबको ट्रीट करते हैं और रिफ़र करते हैं स्पेशलिस्ट के पास। अगला प्रश्न है जेरियाट्रिशियन टेक केयर ऑफ। तो जेरियाट्रिशियन जो होते हैं एल्डरली पीपल को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे बैरियाट्रिक सर्जन ट्रीट। तो बैरियाट्रिक सर्जन जो होते हैं ओबेसिटी से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट देते हैं, दवाएं देते हैं। अगला प्रश्न है एन एलर्जिस्ट ट्रीट। तो एलर्जिस्ट जो होते हैं वह एलर्जिक रिएक्शन वाले डिसीज़ को ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे पर्सन जिसमें एलर्जी डिसीज होते हैं उनको जो एलर्जिक ट्रीटमेंट जो डॉक्टर देते हैं उन्हीं को एलर्जिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हु ट्रीट आई डिसीज एंड आल्सो परफॉर्म आई सर्जरी। तो कौन आई डिसीज को ट्रीट करता है और जो है आई सर्जरीज को परफॉर्म करता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर हैं जो कि आई डिसीज से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन देते हैं और आई सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे आपको बता दिए कि अलग अलग डॉक्टर्स जो है अलग अलग वर्क करते हैं, हमने आपको यहाँ पे बता दिया। 30 MCQ इससे हो गया, बचे 30 MCQ, तो चलिए उसको देखते हैं। बचे हुए जो 30 MCQ बचे हुए हैं, मतलब जो बचे हैं उसको हम जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट जो सिंबल्स एंड साइन जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे हम जो है बात करेंगे, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक ही वर्ड में आंसर देंगे जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लेना है क्योंकि आपके भी टाइम कम है और बहुत ज़्यादा सिलेबस भी है और थोड़ा काम भी वगैरह रहता है हमको, इस वजह से। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज द रेड क्रॉस सिंबल इंडिकेट। जो रेड क्रॉस का सिंबल होता है वह क्या इंडिकेट करता है? तो वह फर्स्ट ऐड को इंडिकेट करता है। ए ग्रीन क्रॉस इज अ यूनिवर्सल सिंबल फॉर। जो एक ग्रीन क्रॉस होता है वह किसके लिए जो ए ग्रीन क्रॉस होता है, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे जैसे रेड क्रॉस है तो रेड क्रॉस किसको इंडिकेट करेगा? तो यह जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट को जो है इंडिकेट करता है और ग्रीन क्रॉस किसको इंडिकेट करता है? तो फार्मेसी को इंडिकेट करता है, मेडिसिन को। अगला प्रश्न है व्हाट डज द बायो हैजर्ड सिंबल वन ऑफ।
जो बायो हैजर्ड सिंबल होते हैं वह बायोलॉजिकल डेंजर के प्रति जो है जानकारी मतलब ये अवेयरनेस करते हैं, जो है उससे जो है मतलब कि उसको जो है इंडिकेट करते हैं, उससे हम लोग को जो है अलर्ट करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है द व्हील चेयर सिंबल इंडिकेट। जो व्हील चेयर का सिंबल होता है वह फैसिलिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल्ड होते हैं फिजिकली रूप से, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ को जो है इंडिकेट करता है। जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे तो जहाँ पे व्हील चेयर रहता है वहाँ पे देखते होंगे कोई पर्सन है ऐसे बना है तो यहाँ पे इसका चेयर बना है तो ऐसे इंडिकेट किया था, लोगो लगा रहता है। देन यहाँ पे दिया व्हाट डज दिस सिंबल मीन, तो यहाँ पे जो है पूछा सिंबल का मीन क्या है, तो वार्निंग ऑफ काजन, यहाँ पे डेंजर का सिंबल रहा होगा आई थिंक, तो यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया तो इसके लिए आई एम सॉरी। अगला प्रश्न है व्हिच कलर इंडिकेट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल, तो कौन सा कलर हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को इंडिकेट करता है, तो रेड। रेड कलर जो है इंडिकेट करता है, इसलिए ज़्यादातर आप लोग देखेंगे जो हॉस्पिटल में बाल्टी वगैरह होता है वह क्या होता है, रेड कलर का होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ अ रेडिएशन हैजर्ड सिंबल। रेडिएशन हैजर्ड सिंबल का क्या उद्देश्य होता है। एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर एरिया, मतलब कि वह इंडिकेट करता है कि यह एरिया जो है या क्षेत्र है, इस एरिया में एक्सरे रेडिएशन जो है वह निकल रहे हैं, जो विकिरण है वह उत्सर्जित हो रहे हैं, तो इस वजह से इस एरिया में आप लोग ठहरिए मत, आप लोग कहीं और जाके ठहर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे द साइन नो स्मोकिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल प्राइमरली टू, तो नो स्मोकिंग का साइन जो कि हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, मान लीजिए ये सिगरेट है तो जो नो स्मोकिंग का साइन यूज किया जाता है तो ऐसे देखेंगे बैंड रहता है, तो यह जो इसलिए इंडिकेट किया जाता है क्योंकि जो है प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि आप स्मोकिंग करके वहाँ पे अगर आप सिगरेट फेंक दिए तो इससे हो सकता है हॉस्पिटल में आग भी लग सकता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज अ रेड ट्राइंगल यूजुअली डिनोट इन मेडिकल साइन। मेडिकल साइन में जो ट्राइंगल होता है वह किसको, रेड ट्राइंगल जो होता है किसको डिनोट करता है, तो वार्निंग को डिनोट करता है, जो इस टाइप का कुछ होता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट ए सर्कल विद अ स्लैश थ्रू इट, तो एक सर्कल होता है जो कि स्लैश यहाँ पे बोल रहा है तो यह देता है कि नॉट अलाउड। अगला प्रश्न है यहाँ पे व्हाट डज अ ग्रीन एरो मार्क इंडिकेट इन हॉस्पिटल, तो ग्रीन एरो मार्क अगर हॉस्पिटल में दिया गया है तो यह किसे इंडिकेट करता है, तो यह एग्जिट वाले पोर्शन को जो है इंडिकेट करता है कि बाहर जाने का रास्ता है। अगला प्रश्न है ये हॉस्पिटल साइन विद आरएक्स, तो आरएक्स जो होता है हॉस्पिटल में और जनरली किट को किसको जो है इंडिकेट करता है, तो यह जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा पर्चे पे दवा लिखने से पहले आरएक्स लिखा जाता है, जो कि एक फार्मासिस्ट लिखते हैं, जो कि फार्मासिस्ट नहीं यहाँ पे जो है फिजिशियन लिखता है, मतलब कि एक डॉक्टर लिखता है और वो जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है वो फार्मासिस्ट के पास जाता है। देन यहाँ पे दिया गया है अगला प्रश्न द सिंबल ऑफ अ रेड फ्लेम इन अ ट्राइंगल यूजुअली स्टैंड फॉर, तो जो एक रेड एंगल यहाँ पे ट्राइंगल में एक फ्लेम का सिंबल है तो यह जो है किसको इंडिकेट करता है, तो फ्लेमेबल मटेरियल को इंडिकेट करता है, मतलब कि ज्वलनशील पदार्थ को। अगला प्रश्न है व्हाट कलर इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर आइडेंटिफिकेशन, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है, तो ग्रीन कलर जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द सिंबल यूज्ड टू आइडेंटिफाई इमरजेंसी एग्जिट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इमरजेंसी एग्जिट मतलब कि इमरजेंसी तात्कालिक निकलने वाले रास्ते को या फिर जो है वे है उसको किसके थ्रू इंडिकेट किया जाता है, तो ग्रीन मैन रनिंग, मतलब कि एक व्यक्ति जो कि बना रहेगा और ग्रीन कलर से कलर रहेगा तो यही क्या इंडिकेट करेगा कि यह इमरजेंसी एग्जिट वाला हॉस्पिटल में रास्ता है। अगला प्रश्न है ब्लू सर्किल विद अ वाइट लेटर पी, मतलब कि एक ब्लू सर्कल है जिसमें वाइट लेटर पी है तो यह किसको इंडिकेट करेगा, तो यह पार्किंग को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द सिंबल विद अ फ्लेम ओवर अ सर्कल, मतलब कि एक यहाँ मान लीजिए फ्लेम है, ऐसे ज्वाला है जल रहा है और ये सर्कल है तो ये किसे इंडिकेट करेगा, तो ऑक्सीजन इनरिच्ड एरिया, यह जो है यह बताएगा कि यह एरिया जो है ऑक्सीजन से भरपूर है। अगला प्रश्न है द यूनिवर्सल सिंबल फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के लिए यूनिवर्सल सिंबल क्या होता है, तो रेड क्रॉस और रेड प्लस, मतलब कि जो रेड क्रॉस ऐसे जो बना रहता है, हम यहाँ पे बना के दिखा देते हैं आपको, जो एम्बुलेंस के लिए सिंबल होता है वह कुछ इस टाइप का होता है, तो यह क्या हो गया, रेड क्रॉस हो गया, यही जो है क्या रेड प्लस, तो ये एम्बुलेंस को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है हुई साइन सो दैट एन एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, तो कौन सा निशान या चिन्ह यह बताता है कि यह एरिया जो है सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत या निगरानी में है, तो कैमरा सिंबल क्या बना रहेगा, आप मान लीजिए यहाँ पे कैमरा बना है तो यह इंडिकेट करेगा। अगला प्रश्न है द थर्मामीटर सिंबल इन अ हॉस्पिटल इज यूज्ड टू शो, हॉस्पिटल में थर्मामीटर का सिंबल किसको जो है शो करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो टेम्परेचर सेंसिटिव एरिया को। अगला प्रश्न है ए ब्लू एंड वाइट बेड सिंबल जनरली इंडिकेट, तो ब्लू
और जो है वाइट बेड का सिंबल जो होता है वह वार्ड को इंडिकेट करता है, जहाँ पे पेशेंट एडमिट रहेगा। द इंटरनेशनल सिंबल फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसी के लिए इंटरनेशनल सिंबल क्या होता है, तो स्टार ऑफ लाइफ, स्टार बना रहेगा। अगला प्रश्न है, ए हॉस्पिटल साइन विद द ब्लड ड्रॉप यूजुअली मीन्स, जो ब्लड ड्रॉप के साथ हॉस्पिटल में साइन होता है वह किसको इंडिकेट करता है, तो यह ब्लड बैंक को इंडिकेट करता है। यहाँ पे ब्लड ड्रॉप का मतलब कि ऐसे एक ब्लड की बूंद बना रहेगा, तो यह जो ब्लड बैंक को इंडिकेट करेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज अ येलो ट्राइंगल विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क मीन, मतलब कि एक येलो ट्राइंगल है जिसमें क्या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वह इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कार्जन हाजर्ड, मतलब कि यह जो है हाजर्ड मतलब कि जो है बोले डेंजर, खतरे को काज कर सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, स्टेथोस्कोप आइकॉन इन सिग्नेज इंडिकेट, जो सिग्नेज में स्टेथोस्कोप आइकॉन होता है किसको इंडिकेट करता है, तो डॉक्टर केबिन को इंडिकेट करता है। व्हिच सिंबल इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट डू नॉट यूज, तो कौन सा सिंबल जो है डू नॉट यूज को जो है ऐसा कौन सा सिंबल है जो कि डू नॉट यूज को जो है डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, तो क्रॉस मार्क्स। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द फ्लेम सिंबल ऑन अ गैस सिलेंडर लेवल सिग्निफाई, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो फ्लेम सिंबल होता है वह किसको सिग्निफाई करता है, तो फ्लेमेबल को, ज्वलनशील को। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सिंबल फॉर कोरोसिव सब्सटेंस, तो कोरोसिव सब्सटेंस के लिए कौन सा सिंबल होता है, तो टेस्ट ट्यूब पोरिंग ऑन हैंड, मतलब कि यहाँ पे एक पर्सन का हैंड दिया है मान लो, और इसी में क्या है टेस्ट ट्यूब पकड़ा गया है, तो यह जो है कोरोसिव सब्सटेंस को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है, द इंटरनेशनल मेडिकल अलर्ट सिंबल इज, इंटरनेशनल मेडिकल अलर्ट सिंबल जो होता है क्या होता है, तो स्टार ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न है, येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप टेप इन हॉस्पिटल डिनोट, हॉस्पिटल में जो येलो ऐसे रहेगा, मतलब कि येलो कलर का है और यहाँ पे बोला ब्लैक स्ट्रिप और साइड साइड में ब्लैक पट्टी लगा रहेगा, तो यह टेप किसको इंडिकेट करता है हॉस्पिटल में, तो यह जो है रिस्ट्रिक्टेड हैजर्ड एरिया, मतलब कि प्रतिबंधित क्षेत्र वाले एरिया को जो है खतरे वाले क्षेत्र को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पे टोटल हम लोग जो है आज 90 MCQ डिस्कस किए, जिसमें से 30 किसका हो गया, बायोलॉजी का हो गया, 60 किसका हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो गया। सो आज के क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे ऑल ऑफ वीडियो स्टूडेंट, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट डे हम मिलते हैं आपके साथ जो है 60 क्वेश्चन के साथ, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है प्रेजेंट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ वीडियो स्टूडेंट।